हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। हेलो साथियों, मैं सचिन राजभर आप लोगों का कक्षा 10वीं का मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक जो पिछली वीडियो में छूट गया था, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्ल के साथ हमारी फर्स्ट टॉपिक है। इसमें रिएक्शन विथ, जो हमारी धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देंगी, तो हम हिंदी में ही लिख लेते हैं आज इसको, ठीक है। धातुओं की तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कॉन्सेंट्रेट एसिड। ओके, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। जैसे हमने कोई धातु ले लिया, कोई धातु हो गया, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं Fe प्लस HCl, है ना। धातु ले लिया मैंने, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, तो ये आपका बना देगा क्या बनाएगा, ये लवण तथा हाइड्रोजन गैस को विमुक्त कर देगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, धातु प्लस तनु अम्ल, धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, ठीक है। मैंने ये पूरा लिख दिया। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारी Fe आयरन धातु हो गई और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये FeCl2 बना रही है, प्लस हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दे रही है। ये आपने क्या बना दिया, ये लवण बना दिया, आयरन क्लोराइड बना दिया। क्या किया था, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया। ये हमारा रिएक्शन संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करिए। देखिए यहाँ पर Fe कितना, 1 है, क्लोरीन एटम कितना है, 2 है ना, इधर कितना है, 1 है। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे Mg हो गया, Mg की अभिक्रिया HCl के साथ करा दे रहे हैं फिर से, क्योंकि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करना है, तो इसे जल्दी से पूरा करिए। एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, Zn प्लस HCl, और इसे जल्दी से कंप्लीट करिए। जल्दी से देखिए क्या बनेगा, ये MgCl2 बना लेगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा, ठीक है। अब फिर सेम कंडीशन इसमें, जैसे हम Zn की अभिक्रिया इसके साथ करेंगे तो ये भी जिंक का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। तो आपने देखा कि क्या बनाया, धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दे रही हैं। जैसा कि मैंने इसे फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया था, सेकेंड वाले में भी किया था, क्लोराइड। ओके, तो ये था तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब जो है, जो सक्रियता श्रेणी है कि कौन सी धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं और कौन सबसे कम क्रियाशील होती हैं, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। जो हमारी ये हमारा पोटेशियम है, जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है धातुओं में, और उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है। तो ये जो है सक्रियता श्रेणी मतलब बढ़ते क्रम में सबसे अधिक है, अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कापर, ठीक है, कापर हो जाएगा, Hg हो जाएगा, उसके बाद कापर, Hg, Au, और उसके बाद सबसे कम क्रियाशील आपका सोना होता है, ठीक है। तो ये था धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये था आपका धातुओं की सक्रियता श्रेणी का क्रम।
ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा आसानी के साथ। तो हम अगला टॉपिक है इसमें धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अगला टॉपिक है हमारा धातुओं की क्या होगी, अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ये तो था हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब हमारा होगा धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया आपको क्या करना है, देखिए ना कि जो पहला कंडीशन ये होती कि सभी धातुएं क्या करना चाहती हैं, अपने अष्टक को पूरा करके वो संयोजकता को पूर्ण करना चाहती हैं। तो सभी धातुएं या अधातुएं जो होती हैं वो अपने अष्टक के नियम का पालन करके अपनी संयोजकता को पूरा करने का प्रयास करती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि सभी धातुएं क्या होती हैं, धातुएं धनायन, धातुओं के अंदर धनायन की प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। और उसके बाद क्या हो गया सेकेंड, जिसमें जितनी भी अधातुएं हैं, अधातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके क्या करने की प्रवृत्ति रखती हैं, करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। देखिए अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया ये NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड है, ये जो है हमारा NaCl है, तो ये दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना है, मतलब इसमें एक आयनिक बंध काम कर रहा है। ठीक है, तो Na+ है और Cl- के रूप में विभक्त हो जाएगा। जैसे इसमें सोडियम और क्लोरीन मिला है तभी तो NaCl बना है। तो जैसे ये दो भागों में टूटेगा तो Na+ और Cl- के रूप में विखंडित हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? आपने देखा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1, इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अष्टक नियम के अनुसार बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देकर अपने अष्टक नियम को पूर्ण कर लेगा। इसी तरह ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ये क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। तो आपने देखा कि ये 7 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसको? Cl को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? Cl को। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये Cl को देगा तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये आ गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा। मतलब किसी से आप पैसा लेंगे तो आप पैसा ले रहे हैं तो आपको पास तो पैसा हो जाएगा, लेकिन आप उसके कर्जदार तो हो जाएंगे ना। तो इसी प्रकार जो पैसा लेता है वो कर्जदार हो जाता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेश शो करता है। और जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए है ना, 11 से 10 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन ये धनी था तभी तो दिया, ये धनी था तभी ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसीलिए जितनी भी धातुएं वो धनायन रखती हैं और अधातुएं क्या रखती है, ऋण आयन का गुण रखती हैं। ठीक है, जल्दी से कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें जो मैंने बताया आयनिक यौगिक ना, अब आयन जो बनाए आयनिक यौगिक क्या करते हैं कि विपरीत प्रकार के आवेश को, आयनिक यौगिक उसको भी लिख दे रहे हैं,
क्योंकि आप लोग इसके साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आप आसानी के साथ सभी चीज़ों को नोट करते रहें और याद होता रहे। साथ में जो होते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, मतलब एक धनायन हो गया और एक ऋण आयन हो गया। यही तो है ना विपरीत प्रकार के आवेश। एक पे निगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज। तो धन आयन क्या करता है? ऋण आयन को आकर्षित करता है। ऋण आयन जो धन आयन को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से होने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, आयनों के माध्यम से बंध का बनना ही आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? आयनों के द्वारा बंध का बनना ही आयनिक बंध कहलाता है। इसके गुणधर्म के बारे में कुछ जान ले रहे हैं आयनिक यौगिक के। इसके गुणधर्म क्या क्या है? मुख्य रूप से गुणधर्म, ठीक है, ये क्या होते हैं गुणधर्म? तो आपने देखा कि आयनिक यौगिक जो हो जाएंगे, जैसे Na है, Na सॉलिड स्टेट में है, Cl भी सॉलिड स्टेट में है। तो आपने देखा NaCl सोडियम क्लोराइड बनाना। नमक कैसा होता है? लिक्विड होता है क्या नमक? नहीं ना, सॉलिड होता है। तो इसका स्टेट कैसा हो जाएगा? ये सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था में होने के कारण इनके अंतर्गत एक गुण रहता है। कौन सा? भंगुरता का। ठोस होने के कारण इसके अंदर कौन सा गुण रहता है? भंगुरता का गुण प्रकट करते हैं, भंगुरता का गुण रखते हैं। अब ये भंगुरता क्या होता है? भंगुरता मतलब कोई भी चीज है जो मारने पर टूट, जैसे शीशा हो गया। अब शीशा है, शीशा पे है ना, आप एक ने कंकड़ ले लिया, पत्थर ले लिया, ठीक है, आपने इस शीशे पर जोर से फेंका तो शीशा क्या होगा? वैसा ही पड़ा रहेगा? नहीं ना, जो शीशा क्या होगा? ये टूट कर बिखर जाएगा, अलग अलग भागों में टूट जाएगा ना। तो टूट जाता है, मतलब ये ठोस होते हैं और इसे क्या किया जाता है? चोट पहुंचाई जाती है, पीटा जाता है तो टूट जाता है। जो टूटने की प्रवृत्ति होती है वही इसकी भंगुरता कहलाती है। ठीक है, और थर्ड टॉपिक हम देख रहे हैं गलनांक। ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक ले रहे हैं दोनों। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा? ठीक है, अब ये क्या होती है धातुएं? तो जो आयनिक यौगिक है ये जल में क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से वियोजित हो जाएंगे। जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। वियोजित होने का मतलब घुल जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें भी होती है कि ये कार्बनिक रसायन में अविलेय होते हैं। कार्बनिक रसायन में अविलेय होते हैं, कार्बनिक रसायन में अविलेय होते हैं, अविलेय। ठीक है, अविलेय होते हैं का मतलब क्या? ये कार्बनिक रसायन में घुलनशील नहीं होते हैं। कोई कार्बनिक रसायन का नाम बताइए जल्दी से। कार्बनिक रसायन कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आपका हो गया कैरोसिन, पेट्रोल, इन सभी में क्या होते हैं? ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, अब है जैसे अब छोटे छोटे टॉपिक है हमारा। अब इसमें आएगा अयस्क आएगा, भर्जन आएगा, निस्तापन आएगा। अब धातुओं की शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उस प्रक्रिया में अयस्कों का सांद्रण होता है। तो एक जल्दी से इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज कर दें जल्दी से हम। अब जो छोटी छोटी डिफिनीशन है उसको लिखवा दें, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? खनिज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, खनिज क्या होते हैं? खनिज वे मतलब जो प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से
से पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से तत्व पाए जाते हैं, विद्यमान है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। और खनिज के बाद दूसरा हम ले रहे हैं अयस्क। उसके बाद हम इसके अयस्क, ठीक है, अयस्क क्या होते हैं? ये जो खनिज होते हैं ना, जो खनिज में अशुद्धियां होती है उनको दूर करके इसमें से जो धातु निकाली जाती है उन्हें को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। मतलब खनिज से अधिक मात्रा में धातुओं को प्राप्त करना ही अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। ठीक है, और एक टॉपिक इसमें जितनी भी छोटी छोटी डिफिनीशन है, क्योंकि आपके जो विकल्पी है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें यही सब क्वेश्चन पूछता है 1-2 नंबर में। तो एक होता है गैंग। गैंग क्या होता है? अब ये गुंडों वाला गैंग नहीं है, इसमें गैंग का मतलब जो इसमें अशुद्धियां उपस्थित होती है, जैसे ये जो खनिज है ना, जो खनिज पाए जाते हैं जमीन के अंतर्गत, जमीन में जो पाए जाएंगे उसमें मिट्टी रहेगा, रेत रहेगा, बालू रहेगा। मतलब पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं? जो अयस्क, ये जो हमारे जो खनिज होते हैं, पाए जाने वाले खनिज के अंदर, खनिज में जो मिट्टी, रेत, कंकड़ मिले रहते हैं उन्हीं को गैंग कहते हैं। ठीक है, जो अशुद्धियां पाई जाती है पृथ्वी के अंतर्गत, जैसे उसमें हमने लोहा को, जैसे तो कोई धातु है तो जो खनिज है, खनिज में जैसे हम क्या करेंगे, उसमें जितनी भी अशुद्धियां हैं, कंकड़ है, मिट्टी है, रेत है, सबको अलग करके शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से अयस्क हो जाएगा। जो अयस्क में से जो अशुद्धि रहेगी, जैसे कंकड़ हो गया, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, वही सब क्या कहलाता है? आपका गैंग कहलाता है। तो ये जो देखिए अब गैंग था ना, समझ में आया आपको गैंग? चलिए मैं आपको एक देसी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने देखा है गन्ना को देखा है ना, तो जैसे ही वो क्या होता है, इसको पिरोया जाता है, पिरोए जाने के बाद उसमें रस डाला जाता है, तो जैसे इसमें आग लगाई जाती है तो क्या निकलता है ना, जो उसमें से मल होते हैं, जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है, और उसके बाद जो शुद्ध मात्रा में भेली पाई जाती है वही आपका अयस्क हो गया। आपको भेली मिल गया, वो अयस्क हो गया। और जो उसमें से एक होता है जिसे देसी भाषा में मैया बोलते हैं ना, जो काला काला पदार्थ होता है वो बाहर निकल गया, वो क्या हो गया? आपका गैंग हो गया। तो समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा भर्जन। अब ये भर्जन क्या होता है? अब भर्जन अब स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे कि भर्जन हो गया, उसके बाद सांद्रण हुआ। भर्जन क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क होता है। जो सल्फाइड अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डिफिनीशन इसकी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख ले रहे हैं। जैसे हमने जिंक का सल्फाइड ले लिया, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड ले लिया। जिंक सल्फाइड को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, अधिक ताप पे गर्म करेंगे, तो ये जिंक सल्फाइड से क्या बना देगा? ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जिंक का
ऑक्साइड बना देगा। जिंक का ऑक्साइड बनाने के बाद और कौन सी गैस इसमें से निकल जाएगी, SO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बाहर हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाहर कर देगा। तो इस प्रकार से होने वाली प्रक्रिया भर्जन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब ये देखिए आपका समीकरण संतुलित नहीं है, अब यहाँ पर संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है 3 हो गया ना, तो अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और हम यहाँ पर अगर 2 कर दे तो 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पर 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन Zn 2 हो गया, यस तो हो गया, अगर हम यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं तो इस प्रकार से हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, HGS है ना, क्या हो जाएगा HGS का नाम, मर्क्यूरस सल्फाइड की अभिक्रिया हम वायु की उपस्थिति में अधिक मात्रा में इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो HgO बना लेगा। ठीक है, प्लस SO2 को बाहर कर देगा। इस तरह से आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।